प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा जो नया टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलते हैं हम टॉपिक की ओर। और हमारा टॉपिक है शेलों का श्रेणीक्रम संयोजन कैसे किया जाता है। सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, यह संयोजन कब लाभप्रद होता है। अर्थात हम बात करेंगे शेलों के श्रेणीक्रम संयोजन की। इससे पहले हमने धारिता का श्रेणीक्रम संयोजन और प्रतिरोध का भी श्रेणीक्रम संयोजन देखा था। आज हम बात करेंगे शेलों के श्रेणीक्रम संयोजन की और इसके सूत्र व्युत्पन्न की, तथा इसके साथ ही बात करेंगे कि यह संयोजन जो शेलों का जो श्रेणीक्रम संयोजन होता है ये किस स्थिति में लाभप्रद होता है, यानी कब है हमें लाभदायक होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, तथा जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसका तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं शेलों का श्रेणीक्रम में संयोजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र देखेंगे, फिर हम बात करेंगे इसके सूत्र के व्युत्पन्न की। तो देखिए इस प्रकार हमारे पास जो शेलों का जो श्रेणीक्रम में संयोजित है ये चित्र हमने बनाया है। इसमें ई जो यहाँ पर 3 ई शेल लगे हुए हैं, तथा इन शेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध आर है ये भी है, और बाह्य प्रतिरोध आर भी हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर धारा जो बह रही है ये शेल से होकर इस बाह्य प्रतिरोध आर से होकर बह रही है। तो देखिए यहाँ पर शेलों का श्रेणीक्रम संयोजन हमने यहाँ पर 3 शेल लिए हैं और तीनों शेलों को श्रेणीक्रम संयोजन में दिखाया गया है। आप या हम यहाँ पर अनेक प्रकार के शेल लगाकर इसी प्रकार से हम श्रेणीक्रम संयोजित कर सकते हैं। यहाँ पर n शेल भी हम लगा सकते हैं, यानी बहुत अधिक मात्रा में शेल हम लगाकर श्रेणीक्रम संयोजन कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 शेल लगाकर किस प्रकार से इनका श्रेणीक्रम संयोजन किया है। तो पहले शेल का जो हम मान लेते हैं कि पहले शेल का जो ये ऋण ध्रुव है दूसरे शेल के धन ध्रुव से जोड़ा गया है। देखिए ये पहला शेल है ई, इसका जो ऋण ध्रुव है ये दूसरे शेल के धन ध्रुव से जोड़ा गया है। इसी प्रकार दूसरे शेल का ऋण ध्रुव को हमने अगले यानी कि तीसरे शेल के धन ध्रुव से जोड़ा है। और इसी प्रकार हम अनेक शेल को श्रेणीक्रम में जोड़ देते हैं, तथा अंत में दोनों बाह्य ध्रुव यानी कि जो पहले का बाह्य ध्रुव जो होता है ये धन ध्रुव, और जो लास्ट शेल जो आखिरी का शेल रहेगा उसका जो ऋण ध्रुव होता है इसको हम परिपथ से जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पहला सेल इसको हम परिपथ जोड़ा और जो आखिरी का सेल है ऋण ध्रुव इसको भी हमने परिपथ से जोड़ दिया है। इस प्रकार का जो संयोजन बनता है ये शेलों का एक श्रेणीक्रम संयोजन है। अब जो हमने जो बोला है इसको हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। इस प्रकार हमने यहाँ लैंग्वेज का उपयोग किया है। तो देखिए शेलों के श्रेणीक्रम में पहले सेल का ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से। तो देखिए ये शेलों का श्रेणीक्रम है पहले सेल, ठीक है, ये पहला सेल है, पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, ठीक है। आगे लिखा है तथा दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ते हैं। तो देखिए ये दूसरा सेल है, दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ते हैं। इसी प्रकार अन्य सेलों को जोड़ते हैं। तो जैसे हमारे पास और आगे भी बहुत सारे सेल हो सकते हैं, n प्रकार के सेल हो सकते हैं, तो हम इसी प्रकार इसको प्रत्येक के ऋण ध्रुव को अगले सेल के धन ध्रुव से जोड़ते जाते हैं, तथा दोनों बाह्य ध्रुव को परिपथ से जोड़ देते हैं। और लास्ट के जो पहला और लास्ट का जो दोनों बाह्य ध्रुव रहेंगे, देखिए इस सेल का बाह्य ध्रुव ये प्लस वाला है और इस सेल का जो बाह्य ध्रुव है जो ऋण है, दोनों बाह्य ध्रुव को हम परिपथ से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमारे सेलों का एक श्रेणीक्रम संयोजन बन जाता है।
तो हम इसके बाद जस्ट ये चित्र यहाँ पर बनाएंगे। इस प्रकार हम आगे लिखेंगे, माना परिपथ में ई, जैसे कि हमारे पास है परिपथ है ना, परिपथ में ई विद्युत वाहक बल। तो देखिए जो ई जो है ये विद्युत वाहक बल है, ठीक है। तो ई विद्युत वाहक बल और आर आंतरिक प्रतिरोध वाले एक जैसे एन सेल जुड़े गए हैं। तो हमने क्या माना है, जैसे यहाँ पर हमने चित्र के अंदर 3 सेल दिखाए गए, तो हमने यहाँ पर माना है कि इन सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध जो है वो स्मॉल आर है। तो हमने लिखा है कि आर आंतरिक प्रतिरोध वाले एक जैसे एन सेल जुड़े गए। तो हमने इस परिपथ में एक जैसे आंतरिक प्रतिरोध आर वाले एन सेल जोड़े गए हैं तथा बाह्य प्रतिरोध आर है, और इस परिपथ का जो बाह्य प्रतिरोध है वो कैपिटल आर है। आगे हमने लिखा है कि अतः परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल, यानी कि हमारे पास जो परिपथ है इसके अंदर कुल विद्युत वाहक बल। तो देखिए यहाँ ये जो एक सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध के लिए विद्युत वाहक बल ई एक के लिए ना, तो हमने यहाँ पर क्या माना था कि एन सेल जोड़े गए इसके, इस परिपथ में हमने एन सेल जोड़े। तो यहाँ पर परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल होगा वो एन ई। जितने हम परिपथ के अंदर सेल होंगे उतने ही कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा। तो हमने इस परिपथ में मान लिया कि एन सेल जोड़े, तो यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, एन ई। आगे लिखा है परिपथ में कुल आंतरिक बल। तो देखिए परिपथ में जो आंतरिक बल होता है वो आर होता है, और जितने सेल होंगे उतने ही आंतरिक बल होंगे। तो हमने यहाँ परिपथ में एन सेल माने हैं, तो एन आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। तो यहाँ पर परिपथ में कुल आंतरिक बल होगा वो एन स्मॉल आर, ठीक है। ये परिपथ के अंदर कुल आंतरिक बल हो जाएगा। हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया था, आंतरिक बल नहीं आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। परिपथ में कुल आंतरिक प्रतिरोध और होता है एन आर। आगे हमने लिखा है कि अतः परिपथ में कुल प्रतिरोध। तो देखिए परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होता है, अभी हमने देखा एन आर जो होता है परिपथ के अंदर आंतरिक प्रतिरोध, और कैपिटल आर जो होता है बाह्य प्रतिरोध होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि परिपथ में कुल प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ पर एन आर जो एन और स्मॉल आर ये आंतरिक प्रतिरोध है, और आर जो है ये बाह्य प्रतिरोध है, और टोटल मिला के कुल प्रतिरोध हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आर, यानी कि बाह्य प्रतिरोध प्लस एन आर, ये जो एन सेल जुड़े हुए और आर जो इसका आंतरिक प्रतिरोध। तो परिपथ के अंदर कुल प्रतिरोध हो जाएगा आर प्लस एन आर। आगे हमने लिखा यदि परिपथ में बहने वाली धारा आई हो, तो जो हमारे पास जो परिपथ है देखिए इसके अंदर जो आई धारा बह रही है, ठीक है। तो हमने लिखा यदि परिपथ में बहने वाली धारा आई हो तो, और हम जानते हैं कि धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे में होता है कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध ये होता है धारा। अब देखिएगा हम धारा को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, जस्ट हमने अभी ऊपर लिखा है ना, तो धारा हो गया आई इक्वल कुल विद्युत वाहक बल। जस्ट हमने अभी निकाला था कि परिपथ के अंदर कुल विद्युत वाहक बल जो होता है वो एन ई, तो यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा एन ई, और कुल प्रतिरोध जस्ट हमने अभी निकाला था कि परिपथ में कुल प्रतिरोध होता है आर प्लस एन और स्मॉल आर। तो देखिए कुल प्रतिरोध होता है आर प्लस स्मॉल आर। इस प्रकार ये हमारा फाइनली फार्मूला होता है, यह परिपथ में बहने वाली धारा का व्यंजक है। इस प्रकार हमने सूत्र की स्थापना की थी। अब हम इसके लाभप्रद की बात करेंगे। स्थिति फर्स्ट, यदि
स्मॉल आर यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो लेस देन बाह्य प्रतिरोध हो तो आर को हम नगण्य मान लेते हैं। जैसे कि हमने अभी जस्ट फार्मूला लिखा है, यदि हमारे परिपथ के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध है ये लेस देन है, बहुत छोटा है इस बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तो हम इसको यहाँ पर क्या मान लेते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को हम नगण्य मान लेते हैं। तो देखिए ये जस्ट फार्मूला हमने अभी इसका व्यंजक हमने प्राप्त किया था। यहाँ पर हमने आर लेस देन आर यानी कि जो बाह्य प्रतिरोध आर है उसकी तुलना में आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि आर बराबर को हम 0 ले लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं ना, मतलब नगण्य हो जाता है। तो देखिए ये 0 हो जाएगा, जब पूरा 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो आई इक्वल एन ई अपॉन में, ये 0 बन जाएगा तो सिर्फ बचेगा हमारे पास कैपिटल आर। और यही जो होता है वो स्थिति फर्स्ट के लिए। इस स्थिति में बैटरी से बहने वाली धारा एक सेल से धारा की n गुनी होगी। तो देखिए ये एक सेल से जो धारा जो होगी वो n गुनी होगी, तो यह स्थिति लाभप्रद होती है। ठीक है, इस स्थिति में जो धारा बैटरी से बहेगी वो अधिक मात्रा में बहेगी, इसलिए यह स्थिति जो होगी वो लाभप्रद होगी। स्थिति सेकंड, यदि बाह्य प्रतिरोध आर लेस देन एन आर यानी आंतरिक प्रतिरोध हो तो बाह्य प्रतिरोध को नगण्य मान लेते हैं, यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध बहुत ही कम हो। तो जस्ट हमने अभी फार्मूला ये ज्ञात किया था, इसके अंदर हम बाह्य प्रतिरोध को क्या कर लेते हैं, नगण्य यानी कि 0 मान लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको 0 अगर लिखते हैं या मान लेते हैं तो ये बनेगा एन ई अपॉन, ये तो हो गया 0, तो यहाँ बचेगा एन आर। अब यहाँ से एन से एन जो सेम है वो कट जाएगा, तो अब हमारे पास बचेगा आई इक्वल ई अपॉन में आर। तो जो हमारा पास जो फार्मूला नया है, इस स्थिति में बैटरी से बहने वाली धारा और सेल से बहने वाली धारा के बराबर होगी, तो इस स्थिति में हमें कोई भी लाभ नहीं होगा। इस प्रकार हमने लिखा है कि इस स्थिति में बैटरी से बहने वाली धारा एक सेल में बहने वाली धारा के बराबर होगी। देखिए आई के बराबर ई है, यानी कि बैटरी से बहने वाली धारा और एक सेल के बहने वाली धारा के बराबर है, तो इस स्थिति में कोई लाभ नहीं है। तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे दोनों स्थिति को। देखिए यहाँ पर धारा परिपथ में बहने वाली धारा के बराबर एक सेल से बहने वाली धारा की n गुना हमें प्राप्त हो रही थी, तो इस स्थिति में हमें क्या हो रहा था, लाभप्रद हो रहा था, लाभदायक था ये। और इस स्थिति में एक बैटरी से बहने वाली धारा और एक सेल के बहने वाली धारा के बराबर है, तो ये स्थिति कोई भी लाभदायक नहीं है। इस प्रकार हमने आज सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन देखा और इसके सूत्र की व्युत्पन्न भी देखा है, और ये संयोजन कब लाभदायक होता है ये भी हमने इसके बारे में बात की है। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।